नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में एक बार फिर वही सीन दिखाई पड़ रहा है, वही सिलसिला जारी है जो पिछले कई दिनों से, या कहें जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है 20 जुलाई से। एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। क्यों स्थगित कर दी गई? क्योंकि पूरा विपक्ष गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। गृह मंत्री को संसद में आने के लिए वो कह रहा है कि संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं, गृह मंत्री आए और बयान दे, लेकिन उस पर कोई सरकार की तरफ से गतिरोध दूर करने की कोशिश नहीं हो रही है। हालांकि अभी खबर आई है कि मुलाकात की है किरेन रिजिजू ने, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी से और फिर स्पीकर से भी मुलाकात की है। गतिरोध तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो लाठियां बरसाई गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, उस पर जवाब दें गृह मंत्री कि आखिर ये कौन लोग थे। और जब तक ये जवाब नहीं मिलता है, सदन में ये मांग जारी रहेगी। वहां पर संसद परिसर में आज मार्च भी हुआ, प्रदर्शन लगातार जारी है और एक बार फिर संसद में लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री संसद में आ क्यों नहीं रहे हैं। बयान देने की मांग हो रही थी, लेकिन जब से ये बयान देने की मांग हो रही है तब से ये दोनों लोग संसद में आ ही नहीं रहे, सदन में नहीं आ रहे हैं। संसद में तो आ रहे हैं, पर जिस तरीके से आज मार्च किया गया, विपक्ष के सारे सांसदों ने मिलकर वहां गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक वहां पर मार्च किया है, प्रदर्शन रोज हो रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि गतिरोध दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि गृह मंत्री उस पर बयान दें, स्पष्टीकरण दें। और ये उनका अपना अधिकार है, सांसदों का है, देश के लोगों का अधिकार है कि वो जाने कि आखिर हमला करने वाले छात्रों पर इस बर्बरतापूर्ण तरीके से वो कौन लोग थे और किसके आदेश पर उन्होंने किया। दूसरी बात यह है कि चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर भी संसद में गतिरोध बना हुआ है। उस पर भी विपक्ष मांग कर रहा है कि इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए प्रधानमंत्री को। और वहीं भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। इन सारी खबरों पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन अमलेंदु जी, अगर हम लोग बात करें मानसून सत्र की, तो अब मानसून सत्र समापन की ओर है। सरकार वैसे भी सत्रों को बहुत छोटा करती चली जा रही है और सत्रों में कामकाज भी नहीं हो रहा है। तो क्या सरकार यही इंतजार कर रही है कि फिर सदन का सत्र खत्म हो जाए और उसके बाद फिर तब तो बयान देने की मांग होगी नहीं? लेकिन क्या उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा कि गृह मंत्री बयान दें? देखिए समीर जी, गृह मंत्री के बयान की बात नहीं हो रही, अब तो गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। सड़कों पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कल यूथ कांग्रेस NSUI ने प्रदर्शन किया अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर। दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, रामपुर जो उत्तर प्रदेश का, वहाँ कल प्रदर्शन हुआ, आज भी वहाँ प्रदर्शन था। तो आज वहाँ सब पुलिस बल लगाकर रोक दिया गया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु चिब वहाँ पहुँचे हुए। तो ये सड़क पर भी प्रदर्शन है अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर। चूंकि संसद चल रही है और 20 जुलाई की घटना के समय संसद चल रही थी, तो इसलिए अमित शाह से मांग की जा रही है कि आप सदन में आकर अपना वक्तव्य दीजिए कि ये किसने किया। और जाहिर सी बात है कि जब वो सदन में आएंगे, अगर आते हैं और अपना वक्तव्य देते हैं, तो उनका इस्तीफा भी फिर मांगा ही जाएगा, चूंकि लगातार ये मांग हो रही है। लेकिन समीर जी, ये पहली बार हो रहा है कि सरकार जो है वो संसद नहीं चलने दे रही है। ये लगातार देखने में आ रहा है। कल भी किरेन रिजिजू हैं, उन्होंने राज्यसभा में बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया। इसी तरीके से यहाँ जैसी लोकसभा में या राज्यसभा में विपक्ष जैसी मांग करता है कि अमित शाह आए, वैसी सत्ता पक्ष हंगामा मचाना शुरू कर देता है और तुरंत जो है वो प्रवचन के बाद ओम बिरला साहब के लोकसभा स्थगित कर दी जाती है। आज भी यही हुआ। अच्छा, पिछले हफ्ते तक ये हो रहा था कि 12 बजे तक स्थगित करते थे, फिर कार्यवाही शुरू होती थी। अब सीधे 2 बजे तक स्थगित। सीधे 2 बजे तक, 2 बजे आएंगे तो सीधे फिर अगले दिन तक के लिए, जैसे कि स्थगित करने के लिए ही वो आते हैं वहां पर, लेकिन सदन चले सुचारू रूप से ये कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। ये अक्षमता है स्पीकर की। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आज मार्च किया गया। सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने, क्या उन्होंने बैनर ले रखे हैं, पोस्टर ले रखे हैं। गांधी प्रतिमा है संसद परिसर में, वहां से लेकर और मकर द्वार तक, यानी जो मुख्य द्वार है संसद भवन का, वहां तक ये मार्च किया गया है। एक बार देखते हैं किस तरह के पोस्टर हैं और क्या नारे यहां पर लग रहे हैं विपक्षी सांसदों की ओर से। लड़कियों के टोल कहाँ मिलेंगे? क्या मांग आप लोग बीजेपी के दफ्तर में लाठी गोली कहाँ मिलेगी?
बाइक पे ध्यान दे रहे हो। दे लो ना, आइए पुश करो आप लोग, पुश करो। देख सकते हैं यहाँ मार्च शुरू हो गया है। यहाँ हाथ में पोस्टर बहुत सारे तो ये वहां पर संसद परिसर में ये मार्च हो रहा है, मांग की जा रही है अमित शाह जवाब दो, गृह मंत्री जवाब दें, और गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं, ये वहां पर हो रहा है। और यही मांग सदन के भीतर भी की जा रही है, लेकिन सदन से इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो फिर सांसदों को, विपक्षी सांसदों को ये बाहर ये मांग करनी पड़ रही है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वहां पर इसके लिए मार्च करना पड़ रहा है। किस तरीके से आज जब प्रश्नकाल शुरू हुआ, शुरू होते ही कार्यवाही को फिर स्थगित कर दिया गया 2 बजे के लिए, एक बार देखते हैं। और सबसे जो गंभीर बात है वो ये है कि हर बार सत्ता पक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। देखते हैं कि जब आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो किस तरीके से वहां पर क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित की, और वो भी 2 बजे तक के लिए। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और सभी सदस्यों को इसमें अवसर मिलना चाहिए। और आप से मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दे हैं, विषय, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सदन के बाहर या सदन के अंदर नारेबाजी करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप आओ, विचार व्यक्त करो। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। महत्वपूर्ण विभाग, रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई माननीय सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए। और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके, प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। यह वहां पर पूरा अपना भाषण देने के बाद स्थगित कर दी गई कार्यवाही। आखिर इतना लंबा चौड़ा भाषण और नारेबाजी करना ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में नारेबाजी कब से ठीक नहीं है? ये कब से ठीक नहीं है। दूसरी बात समीर जी, ये बता कौन रहा है? 3 बार का सांसद 5 बार के और 7 बार के सांसदों को बता रहा है। पप्पू यादव तो 7 बार के सांसद हैं, राहुल गांधी 2004 से 5 बार के सांसद हैं। तो ये 3 बार का सांसद जो है, ये 5 बार के, 6 बार के और 7 बार के सांसदों को बता रहा है कि लोकतंत्र में नारेबाजी करना ठीक नहीं है। फिर तो लोकतंत्र में क्या ठीक है भाई? मोदी जी की स्तुति करना? नहीं भाई, आपकी जो जिम्मेदारी है कि आप क्यों नहीं गृह मंत्री से कह रहे हैं बयान देना, ये तो आप स्पीकर की जिम्मेदारी है। पीठस स्पीकर की जिम्मेदारी है सदन को चलाना। आप क्यों सदन को चला रहे हैं? आप क्यों गुलाम बने हुए मोदी के, मोदी सरकार के? आप क्यों आदेश नहीं देते गृह मंत्री को सदन में आओ, आकर जवाब दो, विपक्ष तो सवाल पूछ रहा है? ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपका काम है। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे लोकतंत्र में। ये बहुत शर्मिंदा करने वाला है। लोकतंत्र को शर्मिंदा कर रहे हैं ओम बिरला। बिल्कुल, कि आप सरकार से ये नहीं कह पा रहे हैं कि आखिर इतने गंभीर मुद्दे पर अगर विपक्ष जवाब मांग रहा है तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, गृह मंत्री आकर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तो सदन में आ ही नहीं रहे हैं, संसद परिसर में आ रहे हैं, अपने दफ्तर में आ रहे हैं, लेकिन सदन के भीतर नहीं आ रहे हैं। अब इसको क्या कहा जाए, जो कुछ भी है, लेकिन कम से कम अभी तक की स्थितियां ये हैं कि उनके पास वो घिरे हुए हैं, जवाब नहीं है कि आखिर किस तरीके से वहां पर जंतर मंतर पर जो कार्रवाई की गई थी, छात्रों
छात्रों पर जिस तरीके की बर्बर कार्रवाई की गई थी वो किसके आदेश पर की गई थी? ये सारे सवाल वहां पर पूछे जाएंगे जब गृह मंत्री का जवाब आएगा। लेकिन गृह मंत्री सदन से भाग रहे हैं लगातार। पर आज कोशिश की जा रही है, खबरें आ रही हैं कि किरेन रिजिजू ने, संसदीय कार्य मंत्री जो है, उन्होंने राहुल गांधी से बात की है, गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है और स्पीकर ओम बिरला से भी बात की है। पर विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह का इस मुद्दे पर उनका बयान सदन में नहीं आता है तब तक ये गतिरोध बना रहेगा। एक बार सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता। और यहां पर ये गतिरोध, ये तस्वीरें, ये वहां पर जब सदन में नहीं बोलने का मौका मिल रहा है तो सांसद यहां बाहर यानी सदन के संसद परिसर में ये मार्च कर रहे हैं और वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी दोनों जगह बता रहे हैं स्पीकर ओम बिरला की दोनों जगह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप सदन के बाहर जो कर रहे हैं और वो, लेकिन क्या ठीक है ये वो नहीं बता पा रहे हैं। विपक्ष उनसे यही कह रहा है कि जो ठीक है वो हम आपसे कह रहे हैं। तो क्या गृह मंत्री को आप ये निर्देश नहीं दे सकते हैं कि वो सदन के भीतर आए? क्योंकि सदन के गृह मंत्री का सदन में नहीं आना लोकतंत्र के लिए ठीक है। ठीक है, हाँ। प्रधानमंत्री का सदन में नहीं आना लोकतंत्र के लिए ठीक है। तो ओम बिरला साहब ये भी घोषणा करी है, जब सब कुछ बता ही रहे हैं, अब लोकतंत्र जो है वो अब नहीं, अब पढ़ा जाएगा लोकतंत्र ओम बिरला से। अब देश लोकतंत्र ओम बिरला से पढ़ेगा कि लोकतंत्र क्या है क्या नहीं है। अब लोकतंत्र किताबों से तो पढ़ा नहीं जाएगा, 70 साल में जो लोकतंत्र हुआ उससे तो पढ़ा नहीं जाएगा। किस तरीके से भारत में लोकतंत्र आया, आज़ादी के आंदोलन के दौरान किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर ये लोकतंत्र आया। अब इसकी तो कोई महत्व है नहीं। अब महत्व, लोकतंत्र का महत्व पढ़ा जाएगा संघ के स्वयंसेवक ओम बिरला जी से। यही समझाए आप समीर जी। और वो बताएंगे कि नारेबाजी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, प्रदर्शन ठीक नहीं है और प्रदर्शन करने वालों पर गोली चला दी जाएगी, पैलेट गन से हमले होंगे। शायद इसी को जायज ठहरा रहे हो, क्योंकि यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि जंतर मंतर पर आपने जो किया वो किसने कराया है। बहरहाल क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सुनते हैं उनको एक बार। मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो ही हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे है, क्या है? यही से उठा है, हम तैयार है ना डिस्कशन के लिए। तुम क्यों नहीं आ रहे? तो उस पर कराइए, डिस्कशन कराइए, हम तैयार हैं। आ क्यों नहीं रहे हैं? ये बड़ा सवाल है और इतना गंभीर सवाल है। तो गृह मंत्री बिल्कुल नदारद हैं वहां से, अब जानबूझकर नहीं आ रहे हैं, विपक्ष को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष में इग्नोर करके आप अपने को बड़ा नहीं दिखा सकते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि यहाँ पर विपक्ष को महत्व देना ही पड़ता है सरकारों को, नहीं तो फिर बांकीपुर और दतिया जैसे परिणाम भी आते हैं। ये सोचना चाहिए सरकार को। बिल्कुल समीर जी, लेकिन सरकार को सोचने को तैयार नहीं, समझने को सरकार तैयार नहीं है। ये समीर जी समझ में आता है। बहरहाल सरकार कुछ समझे या ना समझे, लेकिन देश सब कुछ समझ रहा है और सरकार को समझा भी रहा है। जेएनजी का जो आंदोलन था उसने सरकार को समझाया भी है। अब सरकार ना समझे तो सरकार की अपनी बात है, लेकिन उस सरकार को समझाया है, अच्छे तरीके से समझाया है और आगे भी अगर यही परिस्थितियाँ बनी रही तो समझाता जाता रहेगा। संजय राउत हैं जो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, वो भी समीर जी बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। उनको भी हम लोग सुन सकते हैं कि आखिर गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे। गृह मंत्री की जिम्मेदारी सदन के प्रति है कि नहीं है? प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सदन के प्रति है कि नहीं है? ये बहुत सब आ नहीं रहे हैं, जो उस पर जवाब मांगा जा रहा है, जवाब नहीं दे रहे हैं। और क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, ये बताने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि शायद स्पीकर ओम बिरला ने ये जानकारी मांगी हो और सरकार ने न दी हो, क्योंकि वो सीधे तौर पर कहते हैं कि हम सरकार से पूछ कर ही सदन चलाते हैं कि क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है। बहरहाल सुन लेते हैं संजय राउत को, क्या कह रहे हैं। आप लोग लगातार बात कर रहे हैं, अभी आपने देखिए, एक आरोपी होता है वो पुलिस को नहीं मिलता लेकिन बाहर घूमता फिरता है। हम बोलते हैं अरे हमने उसको देखा, वहां देखा, पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा है? वैसे देश के गृह मंत्री देश में यहाँ वहां दिखते हैं, कभी कभी लापता व्यक्ति दिखते हैं, कभी संसद के प्रांगण में दिखते हैं, चलते चलते पीछे से कैमरा आता है, लेकिन सदन में नहीं आते। सदन, लोकसभा, राज्यसभा उनको ढूंढ रही है।
अब गुमशुदा की तलाश, इस प्रकार के पोस्टर को हमने बनाया है, गुमशुदा की तलाश, और एक एफआईआर भी लॉन्च करेंगे कि देश के गृह मंत्री लापता है। भैया ऐसे है कि देश के गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए। आप किससे डरते हो? 12 साल तक अपने देश को डरा धमका कर रखा है, भय में रखा है, तो आप क्यों डर रहे हो भाई? आप आइए, इतने बड़े महान नेता है आप, इतने हथियार आपके पास है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सब कुछ आपके पास है, गुंडे है, गुंडों की फौज है, आईटी है, आईटी सेल है, साइबर फौज है। तो क्या बहुत तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं, हालांकि बहुत मजे भी ले रहे हैं। संजय राउत अक्सर इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन कि आपके पास इतनी ताकत है, ईडी सीबीआई सब कुछ है, लेकिन आप सदन में आने से क्यों डर रहे हैं? और कह रहे हैं कि अब तो हम वहाँ पोस्टर लेकर जाएंगे गुमशुदा की तलाश वाले, सदन के भीतर जाना ही पड़ेगा। गृह मंत्री लापता है और आप डर क्यों रहे हैं? डर क्यों रहे हैं जी? गृह मंत्री लापता है, डर क्यों रहे हैं? तो अब ये कह रहे हैं हम पोस्टर लगाएंगे कि गृह मंत्री लापता है, तो लगा भी सकते हैं संजय राउत। अच्छा, ये समझिए उनके इस्तीफे तो मांगे ही जा रहे हैं, जगह जगह पोस्टर तो लगी रहे हैं, यहाँ तक कि गांधीनगर जहाँ से चुनकर आते हैं अमित शाह जी, वहाँ तमाम ओवरब्रिज और सड़कों पर पोस्टर लग रहे हैं, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, ये मांग रहे हैं। कल रामपुर में जिस तरीके से हुआ, आज भी वहाँ हुआ, वो भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से हुआ। लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो भी अमित शाह पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रही हैं। सुन लेते हैं एक बार क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी, कांग्रेस की सांसद, और ये सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। और अब शायद जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हो या कल जब शुरू हो, आज तक अगर इस पर सहमति नहीं बनती है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर इस पर बयान देंगे, तो हो सकता है कल संजय राउत या विपक्ष वो वहां पर गुमशुदा की तलाश वाले पोस्टर लेकर भी जाए। संजय राउत कह रहे हैं ऐसा। अब प्रियंका गांधी को सुनते हैं क्या कह रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं? सदन का सामना करने से क्यों डर रहे हैं? बड़ा सवाल है कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। तो ये यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह नहीं आ रहे हैं, किस बात का डर है, क्या वजह क्या है? बयान नहीं देना चाहते हैं, क्या छिपा रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, और इन सारे सवालों का एक जवाब है कि आकर आप उस पर स्पष्टीकरण दीजिए, बयान दीजिए। और बिना बयान दिए, बिना स्पष्टीकरण दिए आप उससे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आखिर ये बड़ा सवाल है कि आप इतने दिनों तक उस चीज़ को लटका क्यों रहे हैं? यहाँ नहीं है तब भी समझ में आता है, आप यहीं पर रोज़ दिखाई पड़ रहे हैं। कह रहे हैं संजय राउत कि यहाँ पर इधर उधर दिखाई पड़ते हैं, भागते रहते हैं कैमरों से, लोगों से, विपक्ष के सांसदों से डर कर भागते रहते हैं। आखिर कौन सा डर है उनको? बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, बिना उसके मतलब सांसदों से आप क्यों डर के भाग रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आप अगर सांसदों से डरकर भाग रहे हैं तो फिर बहुत खतरनाक स्थिति है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है जी कि गृह मंत्री सांसदों से डर के भाग जाए, प्रधानमंत्री महिला सांसदों से डर के भाग जाए। तो ओम बिरला साहब इस पर ज्ञान दें कि क्या खतरनाक है। प्रधानमंत्री का डरना खतरनाक है, गृह मंत्री का डरना खतरनाक है। डरपोक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश को नहीं चाहिए कि सदन के अंदर वो डर हाँ, रहे हैं, संसद में डर रहे हैं। 56 इंच की छाती वाला चाहिए प्रधानमंत्री। डरपोक प्रधानमंत्री और डरपोक गृह मंत्री नहीं चाहिए, सदन से भाग जाए। बिल्कुल। और सदन की कार्यवाही जब नहीं चलेगी तो फिर सांसदों को बाहर आकर, यानी संसद परिसर में ये मांग करनी पड़ेगी कि आखिर अमित शाह कहाँ चले गए। एक बार देखते हैं मकर द्वार, गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक जो प्रदर्शन हुआ है विपक्षी सांसदों का, और यही मांग की जा रही है कि अमित शाह जवाब दें। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई, उसका जवाब कौन देगा? गृह मंत्री देंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन आती है। आरएएफ जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो गृह मंत्री के अधीन आती है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सादी वर्दी में छात्रों पर लाठियां बरसाने वाले ये कौन थे? इसका जवाब कौन देगा? देखते हैं क्या किस तरीके से प्रदर्शन वहां पर लगातार जारी है। संसद भवन परिसर में संसद की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित है, लेकिन सांसदों का विरोध, सांसदों की मांग ये लगातार वहां पर जारी है। एक बार देखते हैं प्रदर्शन की तस्वीरें और मार्च की तस्वीरें, किस तरीके से वहां जो विपक्षी सांसद हैं एकजुट होकर अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं।
लड़कियों के टोल कहाँ मिलेंगे? जारी है प्रोग्रेस जारी क्या मांग आप लोग बीजेपी के दफ्तर में लाठी गोली कहाँ मिलेगी? तो ये वहां पर प्रदर्शन जारी है और संसद की कार्यवाही स्थगित है। अमित शाह गृह मंत्री आए, बयान दें, ये एक छोटा सा मुद्दा और इस मुद्दे की वजह से 2 हफ्ते से संसद में गतिरोध बना हुआ है। अमलेदू जी, बिल्कुल संसद में गतिरोध बना हुआ, समझिए गतिरोध बना कौन रहा है? गतिरोध सरकार बना रही है और स्पीकर बना रहे हैं। जी हाँ, और वहां सभापति बना रहे हैं। भाई आखिर केंद्रीय मंत्री बना रहे हैं, सबसे बड़ी केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री खास तौर पर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सदन को वो चलाएं, सबसे ज्यादा हंगामा तो वही मचा रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा में कल किस तरीके से हंगामा मचाया किरेन रिजिजू ने, और यहाँ देखा जा सकता है यानी जिसके ऊपर जिम्मेदारी है सदन को चलाने की, वही हंगामा करने में सबसे आगे समझिए। और ये 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री जो वही सबसे ज्यादा हंगामा मचा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। अब उनको स्पीकर साहब बैठा भी नहीं सकते हैं, और को होता तो बाहर कर निलंबित कर देते पूरे सत्र के लिए। नहीं वो तो ठीक है, स्पीकर साहब तो वहाँ तो सदन में सभापति जी हैं, वो तो समझिए कि जेपी नड्डा जो हैं वो आदेश दे देते हैं कि अब ये बोलेंगे। जेपी नड्डा बता देते हैं कि अब सुधांशु त्रिवेदी बात रखेंगे, अब वो बात रखते भी हैं। और स्पीकर को सभापति जी को कोई आपत्ति भी नहीं होती, आपत्ति नहीं, वो देखते रहते हैं। ये होता है। तो ये इस तरीके से सदन चल रहा है। आखिर ये तस्वीर देखते हैं किस तरीके से राज्यसभा में कैसे हंगामा हो रहा है और हंगामा करने वाले कौन है। जो शख्स ये दिखाई पड़ रहे हैं ये देश के संसदीय कार्य मंत्री हैं, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है व्यवस्था बनाएं और संसद की कार्यवाही को सही तरीके से संचालित करने में मदद करें, एक कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। एक बार देखते हैं क्या कुछ किया है इन्होंने और कैसे इनको इसकी इजाजत मिल रही है। तो ये सदन की कार्यवाही तो स्थगित हो गई राज्यसभा की, लेकिन राज्यसभा की ये कार्यवाही क्यों स्थगित करनी पड़ी वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष के ऊपर हमलावर है और उसका हमले का नेतृत्व कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जो हैं वो इस हमले का नेतृत्व कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई स्थगित की जाए। यानी यहाँ देखा जाए तो देश के टैक्स पेयर्स के पैसे पर जो है जो डाका डाला जा रहा है इस तरीके से, वो सरकार के पक्ष की तरफ से डाला जा रहा है। भाई संसद टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रही है ना, आम जनता के पैसे से चल रही है, तो उस पर आप किस तरीके से व्यवधान डालना ये, और ये समझिए 70 सालों में पहली बार है कि सत्ता पक्ष जो है वो खड़े होकर इस तरीके से व्यवधान डालता है, हंगामा करता है और फिर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। अच्छा, अब यहाँ भी जो है सुरक्षा बनाकर आए हैं महिला सांसदों की, किरेन रिजिजू भी, यानी महिला सांसदों की सुरक्षा में आने का जो है अब देखिए कितना चलन बढ़ गया है। प्रधानमंत्री भी महिला सांसदों की उधर विपक्ष की ओर होता तो प्रधानमंत्री को भगा देते बिरला साहब, कह रहे आप जाइए, खतरा आ गया। तो हो सकता है यहाँ भी उठकर चले गए हैं वो अपने उपराष्ट्रपति महोदय, तो हो सकता है उन्हें भी खतरा आ गया हो, ये भी तो हो सकता है। प्रधानमंत्री पे हमला कर सकती तो हमारे ऊपर भी कर सकती है, वो भले ही सत्ता पक्ष की हो, तो हो सकता है इसीलिए उठकर चले गए हो स्थगित करके राज्यसभा। बहरहाल समझिए बिल्कुल, लेकिन यहाँ इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों, ये कौन सा बड़ा मुद्दा है, और कितना भी बड़ा मुद्दा हो उस पर आपको बयान तो देना ही पड़ेगा। विपक्ष है किस लिए, इस यही मांग करने के लिए, संसद है किस लिए, जनता से जुड़े मुद्दों को, जरूरी मुद्दों को उठाने के लिए, सरकार है उसका जवाब देने के लिए, संसद में यही काम होता है। बाकी बिल पास होते हैं तो बिल तो पास हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो संसद, जो सरकार की जवाबदेही है वो कैसे सुनिश्चित होगी और क्यों नहीं हो रही है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी की सांसद है इकरा हसन क्या कह रही हैं, एक बार उनको भी सुनते हैं।
और ये सवाल लगातार वहां बना हुआ है और कैसे गतिरोध वहां पर बना है और गतिरोध की वजह कौन बन रहा है ये अपने आप साफ दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीर जो है जिसमें किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री वो खुद खड़े होकर अपने साथी सांसदों के साथ और हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, अपने साथी सांसदों के साथ खड़े होकर किरेन रिजिजू हंगामा कर रहे हैं, ज़बरदस्त हंगामा कर रहे हैं, संसद चलने नहीं दे रहे हैं और राज्यसभा भी जो है स्थगित करनी पड़ रही है। तो ये सारा जो है दृश्य ये सामने आ रहा है कि कौन किस तरीके से यहाँ पर संसद को चलने नहीं दे रहा है समीर जी। बिल्कुल, ये संसद की जो कार्यवाही बाधित हो रही है सत्ता पक्ष की ओर से बाधित हो रही है। विपक्ष तो मांग कर रहा है कि गृह मंत्री आकर उस पर बयान दे और गृह मंत्री का बयान देना यह कितना आपत्तिजनक है ये मांग करना ये समझ से बाहर है कि उसको लेकर व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है सत्ता पक्ष के सांसदों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, और फिर स्पीकर या सभापति सदन की कार्यवाही स्थगित कर दे रहे हैं। बहरहाल क्या कह रही हैं इकरा हसन, एक बार सुनते हैं उनको। जी बिल्कुल, देखिए जवाबदेही बनती है सरकार की और उन्हें आना चाहिए, सदन में आना चाहिए और आके जवाब देना चाहिए किसने उस दिन ऑर्डर्स दिए थे इस तरीके से बर्बरता करने की। लगातार यही मांग है। जिस दिन सदन चला उस दिन स्पीकर साहब ने प्रॉमिस भी किया था कि पुलिस एट्रोसिटी पे बात करें और जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। तो हमारी मांग यही है कि उसमें होम मिनिस्टर या कोई जिम्मेदार व्यक्ति आके जवाब दे और जो वादे किए गए हैं स्टूडेंट से उनकी वादा खिलाफी ना हो। झारखंड में भी बच्चे बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, उनकी बात उठा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब सदन चलेगा सभी बच्चों की बात, जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश की उसमें तो निश्चित रूप से सुधार की बहुत जरूरत है और यही कोशिश है कि वहाँ भी जो बच्चे हैं उनकी भी मांग और जो यहाँ पर हुआ उसके बारे में भी बात करनी अब सरकार को चाहिए। लगातार जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, कोई भी नियम कानून नहीं फॉलो हो रहे हैं, हम लोग भी अपने क्षेत्र की समस्या नहीं रख पा रहे, तो सरकार को अपना अहम तोड़ना होगा और जवाब देना चाहिए। तो सरकार को अपना अहम तोड़ना होगा, जवाब देना होगा। संसद यही बात कह रही है कि आखिर टैक्स पेयर्स का हजारों करोड़ रुपया ये बर्बाद हो रहा है, आखिर इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? रोज बिना कोई कामकाज किए सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है, एक दिन की कार्यवाही पर कितना पैसा खर्च होता है, आखिर कोई है जिम्मेदार कि नहीं है? और उस मांग क्या की जा रही है कि छात्रों पर जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्र थे उनके ऊपर आपने लाठियां और पैलेट गन से हमले क्यों किए दिल्ली पुलिस ने? और पुलिस नहीं, सादी वर्दी में लोग थे, ये कौन लोग हैं? यही जवाब तो मांग रहा है, क्योंकि सादी वर्दी वालों का तो अभी तक पता ही नहीं चला ये है कौन लोग। हाँ बिल्कुल समीर जी, अभी तक पता ही नहीं चला कि सादी वर्दी वाले कौन है। अभी तो जो वर्दी में आए थे उनका जवाब दो, फिर आप सदन में आ जाएंगे तब ये भी पूछ लिया जाएगा कि सादी वर्दी में कौन थे। जो गुंडे भेजे गए थे पुलिस की वर्दी पहने हुए जिनकी नेम प्लेट नहीं लगी थी, कोई बैज नहीं लगा था, वो कौन थे? तो ये भी पूछा जाएगा। और आपने उनकी पहचान की कि नहीं की? आपने प्रदर्शनकारियों की तो पहचान कर ली फेस रिकॉग्निशन से कि 2800 में अपराधी घुस गए थे, तो 400 हैंडल पाकिस्तान जो ढूंढ लिए। लेकिन वो जो कील लगी लाठियां लेकर जो सादा वर्दी में गुंडे पहुंचे थे और पुलिस की वर्दी में गुंडे पहुंचे थे, उनकी पहचान आप नहीं कर पाए हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? तो यही उनसे लगातार मांगा जा रहा है। लेकिन समीर जी, अमित शाह का इस्तीफा देश भर में मांगा जा रहा है और कल और आज दोनों दिन रामपुर जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ भी काफ़ी कुछ हुआ। कल वहाँ प्रदर्शन हुआ और ये कहा गया कि जो दिल्ली में छात्रों पर क्रूरता हुई वो लोकतंत्र के लिए कलंक है और गृह मंत्री को इस्तीफा देना ही होगा, ये यूथ कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा। हम सदन के संसद में तो हो ही रहा है, देश भर में अलग अलग जगहों पर गृह मंत्री के बयान की मांग की जा रही है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में क्या हुआ है? कल प्रदर्शन हुआ और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। आज भी वहां पर प्रदर्शन हो रहा था लेकिन उसको रोक दिया गया भारी पुलिस बल तैनात करके। लेकिन कल जो कुछ हुआ एक बार देखते हैं। वहां पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे उदयभान चिब, वो वहां और छात्रों का प्रदर्शन रहा है। एक बार देखते हैं उस प्रदर्शन की भी तस्वीरें जो कल रामपुर में यूथ कांग्रेस के छात्रों ने की हैं।
अम्बेडकर चौक तक जाएंगे, अम्बेडकर जी नहीं, की इसके- चौक तक इसके ये आगे मार्च आप जो है नहीं खत्म होगा, इसके उन पे आगे- माला अर्पण करेंगे। इसके आगे आप आपको नहीं अगर लग रहा है कि अम्बेडकर जी की माला पे अगर हम उनकी मूर्ति पे माला लगाएंगे तो अपराध होगा, देश को कानून व्यवस्था खराब होगी, तो आप हमें जेल में डालो। जेल में डालो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो यहाँ इस्तीफे की मांग हो रही है और वहाँ पर अमित शाह इस्तीफा दो इस नारे पर पुलिस के लोग आपत्ति जता रहे हैं। हम लोगों ने देखा भी, उदय बानशिप कह रहे हैं कि अगर ये हम गलत कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं अमित शाह के इस्तीफे की मांग करके, तो आप हमको जेल में डाल दीजिए। यही नसीहत यहाँ बिरला साहब भी दे रहे हैं कि नारेबाजी नहीं ठीक है लोकतंत्र के लिए। हाँ, ये कह रहे हैं लोकतंत्र के लिए नारेबाजी ठीक नहीं है। और आज जब वहाँ समीर जी लगाया गया, मार्च रोकने की कोशिश की गई, तो वो विजुअल भी हम लोग देखें कैसे रोकने की कोशिश की गई। और यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उनको संबोधित करते हुए साफ तौर पे कहा है कि प्रिय योगी आदित्यनाथ जी अगली बार और पुलिस फोर्स भेजिएगा, क्योंकि अमित शाह का इस्तीफा होने तक ये संघर्ष यूं ही सैलाब बनकर उमड़ता रहेगा। वो विजुअल भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से वहाँ रोका जा रहा है। बिल्कुल, वहाँ पर आज भी चूंकि प्रदर्शन जारी है लेकिन रोका जा रहा है, तो देख लेते हैं किस तरीके से। और यहाँ सवाल ये है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखते हैं रामपुर में आज के विजुअल्स किस तरीके से अमित शाह का इस्तीफा मांगने वाले यूथ कांग्रेस के नेताओं को पुलिस रोक रही है। वहां पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग, और इस तरह के प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं। गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मारा पीटा, पैलेट गन से हमले किए, और किसके आदेश पर किए अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। तो बहुत सारे उसमें सवाल हैं जिस पर जवाब की मांग की जा रही है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। इसके अलावा वहाँ पर अयोध्या में जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है उसको लेकर भी हंगामा बचा हुआ है, यहाँ भी उस पर चर्चा की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी मानसून सत्र शुरू हुआ है, वहाँ भी इसको लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है, विपक्ष मांग कर रहा है, उसके तस्वीरें भी हम लोग दिखाएंगे। लेकिन संसद में उस पर जो एक नुक्कड़ नाटक किया गया था, उसको लेकर राहुल गांधी, पप्पू यादव समेत कई कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। यानी आप मुद्दे पर चर्चा भी नहीं कराएंगे, उस मुद्दे को उठाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। उसको लेकर पप्पू यादव क्या कह रहे हैं कि वहां पर नाटक तो कर रहे थे पप्पू यादव, और एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ भी दर्ज करा दी गई है। क्यों करा दी गई है, क्या औचित्य है, सुन लेते हैं पप्पू यादव को क्या सवाल उठा रहे हैं। आज फिर आप यहाँ पहुंचे, लोग माला पहना कर भी आपका स्वागत कर रहे हैं। माला, अब ये माला पहना रहे तो हम क्या करें, उनका स्वागत करना ही था। अब 8 आरोप बिना स्पीकर के आदेश के आप केस कैसे कर रहे हैं सदन की चीज को? कोई लॉ नहीं है क्या? ये जो सुषमा स्वराज जी की बेटी है, इनको भी तो राहुल गांधी पर केस करने के लिए ही पैदा हुई है। जब मन तब कहीं थाने में चले जाती है, उनको लॉ का पता ही नहीं है। सदन में स्पीकर साहब से ले लें, और मैं कोई वायलेंस तो करता नहीं हूँ। प्रयागराज कोर्ट संज्ञान ली के हमको नोटिस दिया है, जवाब देंगे। तो अब कोई नियम कानून है कि नहीं है, कहीं भी होता है राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी आसानी से एफआईआर दर्ज हो जाती है। अमलेंदु जी, बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना बहुत आसान है समीर जी।
आप अपनी चोरी FIR दर्ज कराने के लिए लोगों को इतनी मशक्कत करनी पड़ी। अरे डकैती घर में पड़ जाए तब आप FIR दर्ज नहीं करा सकते। राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। मंदिर में पड़ गई, राम मंदिर में कहाँ FIR दर्ज हो रही जल्दी? नहीं हो रही दर्ज। चंपत राय के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं है। SIT पहले बन जाती है, FIR बाद में दर्ज होती है। राहुल गांधी के खिलाफ जाएगी तुरंत FIR दर्ज हो जाएगी। तो ये तो इस देश के अंदर जो चल रहा है। लेकिन समीर जी मुद्दे कई एक हैं। मुद्दा एक एथेनॉल का मुद्दा भी है। कल अरविंद पर चर्चा के लिए आज नोटिस भी दिया है संजय सिंह ने। हाँ, तो संजय सिंह का नोटिस खैर एथेनॉल के मुद्दे पे है। और अरविंद केजरीवाल भी कल जो थे प्रधानमंत्री के आवास तक जा रहे थे एथेनॉल के मुद्दे पर, और पहले से तय करके जा रहे थे ताकि पुलिस रोक ले, सड़क पर रोक ले। तो ये भी एक तरीका होता है कि पहले से तय करके जाओ, प्रधानमंत्री के दफ्तर तक जाना ताकि पहले रोक लिए जाओ। बहरहाल, लेकिन इसको लेकर आज सदन में भी जो प्रदर्शन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने खासतौर से इस मुद्दे को उठाया है। डिम्पल यादव जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं वो इसको लेकर कुछ कह रही हैं, उनको भी हम लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन लेते हैं डिम्पल यादव को। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, अभी हम लोग देखेंगे भी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी को लेकर हंगामा मचा है और स्पीकर साहब ने वहां क्या कुछ कहा उसकी भी चर्चा करेंगे। वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। बहरहाल पहले यहां सुन लेते हैं क्या कह रही है डिम्पल यादव एथेनॉल को लेकर। हमने पहले भी कहा है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला और अर्थव्यवस्था से, लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला उठाया जाएगा। हर मुद्दे को उठाया जाएगा, चाहे इसमें E20 पेट्रोल का बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है। तो या तो वो प्रमाण पत्र दे, कंपनी स्वीकार करिए कि E20, E30, 40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे। नहीं तो क्योंकि आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ साथ इथेनॉल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। आस्था और आर्थिक दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। आस्था और आर्थिक दोनों। कहाँ मिला फसल? ये कहाँ मिला? क्या गांव गांव में मिल रहा है? फसल की क्या कमी है? फर्टिलाइजर की कमी है, फसल की कमी नहीं हो रही। किसान तो मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पर ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की मांग की जा रही है, लेकिन संसद चल ही नहीं रही है। इसलिए नहीं चल रही है कि जब ये मांग कर रहे हैं विपक्ष के नेता तो सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है और स्पीकर या यहाँ पर लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दे रहे हैं। यही सिलसिला पिछले 2 हफ्ते से लगातार चल रहा है। तो ये कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल है। अब गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन इसमें गतिरोध को खत्म करने जैसी स्थिति है कहां? यहां तो सीधा सीधा एक सवाल है, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप गृह मंत्री से कहिए कि वो बयान दे दे। बिल्कुल, छात्रों को मारा पीटा गया है, कोई जवाबदेही नहीं उसका। बिल्कुल समीर जी, कोई जवाबदेही नहीं। छात्रों को मारा पीटा गया है और कितना मारा पीटा गया है, और अमित शाह इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? और अगर जिम्मेदारी अमित शाह की नहीं है तो आकर बताएं कार्रवाई क्या हुई, ये तो पूछा जा सकता है। CPIM के सांसद हैं अमरा राम, वो भी कह रहे हैं कि छात्र, हाँ राजस्थान से आते हैं सीकर से, तो वो भी कह रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से छात्रों को पीटा गया है। तो इसके बारे में जिम्मेदारी तो बनती है ना अमित शाह की। तो आए अमित शाह का जवाब दें। अमरा राम को भी हम लोग सुन पाएंगे समीर जी वो क्या कह रहे हैं। और कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में समीर जी NSUI का एक आमरण अनशन चल रहा था। पार्थ यादव हैं, वो बैठे हुए थे। चूंकि वहाँ जिस तरीके से दमन किया गया छात्रों का जो इस आंदोलन में आए थे जनता मंतर पर, उसके खिलाफ वो कर रहे थे, तो उनको कल रात अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अमरा राम को हम लोग सुन पाएंगे कि क्या कहते हैं अमरा राम। यहाँ पर CPM के सांसद हैं, CPIM के अमरा राम, क्या कह रहे हैं और क्यों नहीं आ रहे हैं गृह मंत्री? जवाबदेह तो वही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अधीन है और छात्रों के ऊपर, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया। छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, कोई ऐसा नहीं कि वहां पर कोई हिंसा हो रही थी, और वहां पर हिंसा की साजिशें रची गई थी दिल्ली पुलिस की ओर से। ये खबरें भी, ये रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो जवाब दे, ये बयान जवाब कौन देगा? गृह मंत्री देंगे। सुनते हैं अमरा राम को क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, आप देखिए 25-25 दिन विद्यार्थी, सोनू वांगचुक और दूसरे साथियों ने अनशन किया, पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1 महीने तक किसी भी स्तर की वार्ता इन्होंने नहीं की और फिर लोगों के साथ जिस तरह से उसकी आवाज़ को कुचलने का काम, तरह तरह से लाठीचार्ज, प्लेट गन, सब कुछ करने का काम किया। और जिस तरह से बच्चियों के साथ इनह्यूमन जो किया, मैं समझता हूँ इस देश की उस युवा पीढ़ी से, भावी भारत से प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए।
तो एक अमानवीय तरीके से उन छात्रों को, बच्चों को पीटा गया, तो आखिर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं और कब तक बचेंगे, ये सवाल है। लोकतंत्र है, संसद है, आप संसद में कब तक बचते रहेंगे, ये सवाल तो विपक्ष पूछेगा ही, क्योंकि ये हजारों छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, उनके ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल अमानवीय तरीके से, ऐसा लग रहा था कि आप लाठीचार्ज करके, गोली चलाकर आप उनको धमका देंगे कि वो वापस चले जाएं, लेकिन वो तो इस्तीफा लेकर ही वापस गए। हाँ, वो तो इस्तीफा लेकर ही वापस गए। और आप अभी तक जो है ये मतलब उसका चोट कितनी गहरी लगी ये भी समझ देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को रील बनाने पे उतरना पड़ा। तो प्रधानमंत्री को रील बनाने पे उतरना पड़ा तो समझा जा सकता है कि चोट तो काफ़ी गहरी होगी। चोट दिखी भी, हाँ दिखी भी गहरी चोट, हाँ उपचुनाव में दिखी भी और आगे भी दिखेगी, ये भी समझा जा सकता है। लेकिन सरकार सबक सीखने को अभी तक समीर जी तैयार नहीं है, ये तो साफ समझ में आ रहा है। बिल्कुल। और इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार वहां पर विधानसभा में विपक्ष मांग कर रहा है, उस पर चर्चा की मांग कर रहा है। और चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, ये नारे जो हम लोगों ने अभी देखे संसद परिसर में लग रहे हैं, ये वहां भी लग रहे हैं। लेकिन इस बीच स्पीकर वहां पर जो सतीश महाना है, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि तुम्हारा कितना पैसा चोरी हुआ है, दिखाओ रसीद। मतलब ये हद हो गई है कि आप उसका जस्टिफाई करना तो अलग, ये किस तरीके से आप उस बयान दे रहे हैं। यानी चढ़ावा चोरी वहां पर हुई है तो उसको लेकर उनको कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत होगी भी क्यों? हाँ, और कल को यही कह देंगे, अच्छा तो किसी के साथ कुछ रेप हुआ तो तुम लोग उधम क्यों मचा रहे हो, तुम्हारे साथ हुआ क्या? कल को ये भी कह सकते हैं। भाई अगर हमारा रसीद नहीं है हमारे पास तो हम चोरी हो जाए तो हम बताएं नहीं। तो ये इसी तरीके के जो है वो तर्क जो वो दिए जा रहे हैं। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कहा ये कल कहा था उन्होंने, सतीश महाना ने, उन्होंने कल क्या कहा, उसके बाद शिवपाल सिंह को भी हम लोग सुनेंगे। बिल्कुल, एक बार देख लेते हैं विधानसभा में किस तरीके से उन्होंने बयान दिया। इस चढ़ावा चोरी को लेकर कितनी गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाई, जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सदन का संचालन वहां कर रहे हैं। स्पीकर हैं वहां, विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, लेकिन उनका ये बयान। तो आप सरकार को बचाने के लिए वहां नहीं बैठे हुए हैं, आप सदन को चलाने के लिए बैठे हुए हैं। एक बार देखते हैं कल की तस्वीरें। लेकिन पिछले 3 दिन से मानसून सत्र वहां शुरू हुआ सोमवार से, और लगातार बाधित हो रहा है, क्योंकि वहां भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है, सरकार से बयान देने की मांग की जा रही है। और विधानसभा में प्रदर्शन भी लगातार वहां पर बाहर हो रहे हैं, और वहां बैनर लेकर, पोस्टर लेकर, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, इसको इस तरीके के वहां समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। घिरी है सरकार तमाम मुद्दों पर, लेकिन सदन में भी इस पर बच रही है, वैसे भी बयान देने से बच रही है। लेकिन यहाँ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ अगर कोई मामला उठा रहे हैं तो ढूंढ कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, FIR दर्ज की जा रही है। बिल्कुल समझिए, ढूंढ कर FIR दर्ज कराई जा रही है, छात्रों पर FIR दर्ज कराई जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश और सरकार का वादा था, सरकार का समझौता था FIR दर्ज नहीं होगी, उसके बाद भी दर्ज की जा रही है। और आज जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनका कोर ग्रुप जो आज वो संभाजी नगर में, महाराष्ट्र में बैठक भी कर रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन भाई बातें तो हाँ बातें किया, कोई बातें मानी नहीं। दूसरा इनके ऊपर भी सवाल है, सवाल तो सबके ऊपर होना चाहिए ना कि भाई कॉल आपने दी थी, जब दूसरे मुकदमे हो रहे हैं तो बिहार में जाके आईसा और NSUI प्रदर्शन क्यों करेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी क्यों नहीं करेगी? समझौता तो जो CJP के साथ हुआ था ना, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ, NSUI और आईसा के साथ तो हुआ नहीं था सरकार का समझौता। तो जिनके साथ समझौता नहीं हुआ वो तो बैठक करने की हमें आगे क्या करना है, और जिनके साथ समझौता नहीं हुआ वो जाके प्रदर्शन करने की मुकदमे वापस लो। तो कैसा आपने समझौता किया था, इसको भी लेकर सवाल है। लेकिन वो भी हम लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो चल रहा समीर जी, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, चूंकि अयोध्या का मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, और अयोध्या में लोकसभा में BJP को हार का सामना भी करना पड़ा था। बावजूद इसके वहां पर इस मुद्दे को किस तरीके से बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसको ले रही है। यानी उसको किसी भी तरीके से वहां चोरी डकैती अगर हुई है तो उसका कोई अफसोस नहीं है। ये स्पीकर के बयान से भी लग रहा है जो वो सदन के भीतर कह रहे हैं। देखते हैं उस तस्वीर को, उनके उस बयान को सुनते हैं। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे।
मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। तो यहाँ पर रसीद लेकर आप चले आओ, अब रसीद लेकर सब पहुंच जाएंगे तब आप क्या करेंगे? रसीद लेके अगर कोई आ गया तब क्या? अब अगर ये बात सभी के पास होगी रसीद, अमलेंदु जी किसने नहीं दिया होगा? मुझे तो नहीं लगता किसी ने दिया। नहीं, अब ये आरोप तो ये भी है रसीदें दी नहीं। हाँ रसीदें, हाँ बॉस जी, हाँ रसीदें दी नहीं, फर्जी रसीदें छाप कर लोगों ने कमाई की है, कमाई कर ली। और महाना साहब कहने की रसीद लेकर आ जाओ। अब वो सिंधी समाज जो उसको रसीदें नहीं दी। ओके, उद्धव ठाकरे कैमरे के सामने रसीद नहीं दी। वो एक IAS अफसर हैं, वो कह रहे थे मैंने दी सोने की वो रामचरितमानस, वो उसकी रसीद नहीं दी, गायब हो गई। फिर वो उसका फोटो जारी कर दिया है कि गायब नहीं, रसीद अभी तक नहीं दी गई। अब वो कहे तो रसीद कहाँ से आएगी? तो यानी चढ़ावा चोरों के समर्थन में पूरी बीजेपी में यूपी के विधानसभा के स्पीकर उतर आए। अब ये कहा देखा जा रहा है। तो अब इनकी कौन सी मजबूरी है कि इतना बचाव करें? आप तो वहां पर सदन का संचालन क्या अब ये ओम बिरला बनने की कोशिश कर रहे हैं, लगते वो भी हैं बार बार वहां पर जिस तरीके से सरकार का बचाव करते दिखते हैं और विपक्ष पर हमलावर रहते हैं। लेकिन ये तो एक अजीबोगरीब बयान है उनका कि आप वहां विपक्ष के नेताओं से कह रहे हैं आप लाइए, आपने अगर चढ़ाया हो तो आप चंदा की रसीद आप दिखाइए। बहरहाल शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष वहां पर समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरे हुए है। शिवपाल यादव को सुनते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग चोर हैं और RSS के लोग चोर हैं। इन्होंने चंदा चोरी कराया है, इन्होंने चोरी कराई है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि बदनाम करने का काम कर रहे हैं। संतों से तो कोई मतलब ही नहीं है, संतों से मतलब ही नहीं। सर केशव मौर्य कह रहे हैं, केशव मौर्य ये भी कह रहे हैं मदरसों से आतंकवादी सोच पैदा होती है। ये आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी और RSS के घरों में ही इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये वहीं पर रहते हैं, वहीं पर बस। ठीक है, यहाँ पर जो शिवपाल यादव कह रहे हैं और वहाँ वही नारे लग रहे हैं अमलेंदु जी जो जंतर मंतर पे हम लोग देख के सुन रहे थे। कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, आतंकवादी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, यही सब नारे लग रहे हैं। अब ये तो समझिए बीजेपी के दफ्तर में जाने क्या क्या खोया जाने लगा है। अब बीजेपी अपना दफ्तर संभाल के रखेगी, जाने किस किस को मालूम कब खोलेंगे। 100 किलो लड्डू भी वहाँ ढूंढे जा रहे हैं, 200 किलो लड्डू भी वहाँ ढूंढे जा रहे थे, रेपिस्ट भी वहाँ ढूंढे जा रहे हैं, चढ़ावा चोर वहाँ ढूंढे जा रहे हैं, गुंडे ढूंढे जा रहे हैं, अमित शाह को भी वहीं ढूंढा जा रहा है, मोदी जी को भी वहीं ढूंढा जा रहा है। सर अमित शाह कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, ये नारे भी लगने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये सब जो नारे लग रहे हैं ये बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आएंगे समीर जी। बिल्कुल। और इधर कॉकरोच जनता पार्टी फिर सक्रिय हो रही है, कह रहे हैं कि हम फिर आंदोलन करेंगे। आज उनकी बैठक है वहां महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। सौरभ दास जो उनके प्रवक्ता है वो क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनते हैं। तो यहाँ आप कितना भी कोशिश करिए कि आप संसद में बयान नहीं देंगे, आएंगे ही नहीं, कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे, आप चुनावी रैलियों में ही केवल जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, अगर चुनावी रैलियों में ही जाएंगे तो फिर क्यों नहीं गए, फिर आप बांकीपुर और क्यों नहीं गए आप दतिया चुनाव, वहां जाके भी फिर क्या मिलेगा? हाँ जाके भी क्या मिलेगा, इसीलिए नहीं गए चूंकि मालूम था नतीजे क्या आने। बिल्कुल, तब ज्यादा बदनामी होती कि गए और तब भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो अब कॉकरोच भी फिर सक्रिय हो रहे हैं, चूंकि उनके साथ जो समझौता किया गया था, वादा किया गया था, कुछ माना नहीं गया। अब उन्होंने कैसे भरोसा कर लिया था बिना लिखित समझौते के, समझौता आप आज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 4 दिन बाद इसका लिखित रूप आएगा। रिटर्न में तो आप उसी दिन क्यों नहीं ले लिए, वो तो लिखित में भी दे देते तब भी ना मानते, लेकिन तब आपके पास कम से कम कुछ रहता तो बताने के लिए। बहरहाल इसको लेकर अब वो फिर से आंदोलन की तैयारी में है। क्या कह रहे हैं सौरभ दास जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुन लेते हैं उनको। सर, कल जो कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है यहाँ पे, उसके बारे में कुछ बताइए। पहली बीजेपी की कोर कमेटी मीटिंग है। देखिए, एक ऐतिहासिक जीत हुई है युवाओं की, एंड उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये जो मूवमेंट है ये कहाँ जाएगा, किस राह पे जाएगा। तो उसके बारे में चिंतन करने के लिए, उस चीज़ के बारे में एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग सारे आज आए हैं औरंगाबाद।
यहाँ पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2 दिन का मीटिंग है, कल और परसों होगा। एंड उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे इस मूवमेंट को ग्रास रूट पे कैसे ले जाएं, क्योंकि बहुत सपोर्ट है हम लोगों का ग्राउंड पे। एंड हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनके पास हम लोग जाए, उनके दुख दर्द पीड़ा हम लोग समझे एंड उनके लिए एक अच्छा, युवाओं के लिए एक अच्छा सा एजेंडा लाए हम लोग। तो उसी को स्ट्रैटेजी हम लोग प्लान करने के लिए हम लोग सारे यहाँ पे है। 6 तारीख को जब हमारा कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा तो हम लोग मीडिया से भी बात करेंगे, लोगों को भी बताएंगे, युवाओं को भी बताएंगे कि आगे हम लोग क्या करेंगे। पॉलिटिकल स्पेकुलेशन हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट होने की बात चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक मूवमेंट है, मूवमेंट एक प्रेशर ग्रुप बहुत ज़रूरी है इस देश में, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला है, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी है, 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर लोगों के अंदर अभी भी दुख दर्द पीड़ा है तो इसका मतलब ये कि जवाब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जवाब ग्रास रूट लेवल पे एक आंदोलन, एक अवेकनिंग की जरूरत है। एंड वही कॉकरोच जनता पार्टी का ये मूवमेंट कर रहा है। पूरी मूवमेंट सोशल मीडिया पे शुरू हुई। सोशल मीडिया पे जो जेनजीज है, एक्टिव है, उनकी यही मांग है कि ये पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। उनकी मांग को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग सारे मांगों को सुन रहे हैं, हम लोग लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन हमें जितना लगता है वो है कि इस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, एक जन आंदोलन की जरूरत है। सोनम वांगचुक का भी कोई रोल होगा इस कॉकरोच जनता पार्टी? देखिए, सब कुछ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कल और परसों, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सबसे कि थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, सब क्लैरिटी हम लोग 6 तारीख को देंगे। क्या सिर्फ तो फिर से आ रहे हैं और सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर यहाँ पहले से ही यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई है। इस गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, संसद में उनसे बयान देने की मांग की जा रही है, लेकिन संसद में आने से कतरा रहे हैं। क्यों कतरा रहे हैं, बड़ा सवाल है। यही सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है, संसद के भीतर पूछ रहा है। तो संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी जा रही है। अजीब एक तरीके से माहौल है अमलेंदु जी कि सरकार क्या चाह रही है और संसद में क्या कुछ हो रहा है ये कौन तय करेगा, जैसे कुछ किसी को कुछ पता ही नहीं है। केवल और केवल एक जगह से सारी चीजें तय हो रही हैं, जो उनका निर्देश मिल रहा है वही होगा। हाँ, वही होगा और वही बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। स्पीकर तक को खुद नहीं मालूम है कि क्या होना है। सरकार से पूछ के बताएंगे, सरकार से कि किसको किससे बुलवाना है, किसको चुप करा देना है, किसका माइक बंद कर देना है। सुबह पूछ के आ जाया करो ना। और क्या? या इनको भी समय नहीं मिलता मिलने के लिए ये भी हो सकता है इनको भी समय नहीं मिलता हो। तो भाई जब आपको सरकार से पूछना है तो सुबह पूछ के आ जाया करो कि भाई आज चलानी है नहीं चलानी है कितनी देर चलानी है, प्रवचन कितनी देर देना है। समीर जी 2 मिनट चली लोकसभा और 2 मिनट में 1 मिनट और 52 सेकंड जो है वो प्रवचन हुआ बिरला साहब का, और बाकी जो है आप सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती 2 बजे तक के लिए, बाकी 8 सेकंड उसमें लग गए। और राज्यसभा 2-3 मिनट चली तो 3 मिनट उनका किरण रिजिजू हंगामा करते रहे और बाकी जो बचा 2.5 सेकंड वो मतलब आधा मिनट उसमें उनका प्रवचन फिर उपराष्ट्रपति महोदय का। उन्होंने ज्यादा नहीं दिया। हाँ, वो किसको प्रवचन देते, क्योंकि वहाँ हंगामा सत्ता पक्ष कर रहा है। वहाँ सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, तो ये लेकिन ये हंगामा समीर जी सिर्फ संसद में नहीं हो रहा है, हंगामे के अब कई केंद्र बिंदु बन चुके हैं। झारखंड में भी एक हंगामा बना हुआ है। समीर जी, जो हमारा कॉरपोरेट मीडिया, जिसको कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, ये कॉरपोरेट मीडिया अपने स्टूडियो से निकल कर जनता मंतर नहीं पहुंच पाया था, वो सब पहुंच गया रांची, सब पहुंच गया। वहाँ रांची का दिखाया जा रहा है, वहाँ भी छात्रों का आंदोलन चल रहा है। लेकिन वहाँ आयशा की जो राज्य की अध्यक्ष है पुष्पादीप, वो कह रही हैं कि हम छात्रों के साथ हैं और इस विधानसभा मार्च करेंगे। और 7 अगस्त को जो आयशा की अध्यक्ष नेहा, वो भी उस विधानसभा मार्च में शामिल होगी। उनको हम लोग सुन भी सकते हैं। बिल्कुल सुन लेते हैं क्या कह रही हैं पुष्पादीप वहाँ छात्रों के आंदोलन को लेकर और विधानसभा में मार्च की बात कह रही हैं। वहाँ पर झारखंड जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं उनमें धांधली के आरोप को लेकर वहाँ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सुनते हैं पुष्पादीप को, जो आयशा की नेता हैं, क्या कह रही हैं। लेकिन वहाँ तो आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन को खबरें ये भी आ रही हैं कि उस पर बयान भी आया है मुख्यमंत्री का, हेमंत सोरेन का, कि उनकी जो छात्रों की समस्याएं हैं सुनेंगे। अभी क्या कुछ आगे होता है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन क्या कह रही हैं आयशा की वहाँ पर नेता पुष्पादीप, पहले उनको सुन लेते हैं। अभी जो हम लोग झारखंड में जो छात्र युवा एक लंबे समय से झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से ही हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, चाहे वो जेपीएससी का परीक्षा हो, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा हो या जेएसएससी द्वारा लिए गए परीक्षा हो,
या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, तमाम परीक्षाओं में व्यापक भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक, इन तमाम मुद्दों को हम लोगों ने देखा और आज तक एक भी ऐसे जेपीएससी या फिर ऐसी जेएसएससी एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा पाई है जो संदिग्ध और घेरे में ना। इसी आंदोलन को रूप देते हुए अभी देखिएगा कि जो 14वीं जेपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें व्यापक तरीके से जो भ्रष्टाचार सामने आया, व्यापक तरीके से जो घपलेबाजी सामने आई रिजल्ट जारी करने को लेकर के, कि बिना कट ऑफ जारी किए रिजल्ट जारी कर दिया गया। साथ ही आप देख लीजिएगा कि जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें कोई भी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था और इन तमाम आंदोलनों के बावजूद भी अभी आप देख रहे होंगे इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन जो अभी रांची के शहरों में और पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। साथ ही अभी झारखंड में स्थानीयता को लेकर के भी झारखंड अलग राज्य हुए 26 साल हो गए हैं, लेकिन अभी जो है स्थानीयता की लड़ाई आज भी झारखंड लड़ रहा है, स्थानीय नीति से आज भी वंचित है, जिस कारण हमारे जो युवा हैं, झारखंड के जो युवा हैं वो भारी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और साथ ही वो पलायन करने को मजबूर हैं। और झारखंड पलायन में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा व्यापक पलायन झारखंड में हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि जेपीएससी जैसी परीक्षा को एक ऐसी एजेंसी, टीडीपीएल एजेंसी, जो कि कई तो ये वहाँ पर ये आयसा की नेता हैं और क्या कह रही हैं कि वहाँ छात्रों का आंदोलन, चूंकि वहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की शिकायतें, और ये शिकायतें आज की नहीं है, वहाँ पर जो छात्र हैं, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, वो कह रहे हैं जब से झारखंड बना है तब से वहाँ पर इस तरीके की धांधली हो रही है। 26 साल से धांधली। हाँ, 26 साल से धांधली हो रही है लगातार और वहाँ अधिकांश समय बीजेपी की सरकार रही है जमीरी। अब तो पिछले 5 साल से जरूर है इनकी सरकार, वहाँ थोड़े समय कांग्रेस की सरकार रही है देखा जाए तो। ये समझिए वहाँ जो चल रहा है उसको लेकर एक देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता हैं, वो वहाँ जो बिरसा मुंडा स्टेडियम में वहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक ने आज उनसे बात की, तो क्या बातचीत हुई वो भी हम लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल, वो बता रहे हैं वहाँ पर जो उनका महतो, क्या पूरा नाम है, देवेंद्र नाथ महतो, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। सोनम वांगचुक से बात हुई, फिर क्या कहा उन्होंने, और यही पीड़ा वो बता रहे हैं कि झारखंड में ये प्रतियोगी परीक्षाएं, जो झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं पिछले 26 साल से, ये किस तरीके से यहाँ धांधली हो रही है कि पेपर बिक जा रहा है, पैसे वाले लोग पेपर खरीद के और परीक्षा पास कर जा रहे हैं। वहां पर सुन लेते हैं देवेंद्र नाथ महतो क्या कह रहे हैं। कमर में दर्द है, पूरा बदन में ऐसा लगता है कि कोई अंग हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई अर्गन। और ये आप मेरे मोटिवेशनल फोर्सेस से और आपकी से मोटिवेट होकर के ये कदम उठाए हैं। और ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मेरी नींद नहीं हुई थी। और जब 2 अगस्त को हमने अन्न और जल छोड़ा, तब उस टाइम हम बहुत थके हुए थे, मेरा उसी टाइम बॉडी साथ नहीं दे रहा था। लेकिन जो जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट था और जो रांची का प्रोटेस्ट है, तो कह रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, हम 25 जुलाई से सत्याग्रह कर रहे हैं, मैं 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा हूं, मैं बहुत थक गया था, ये एक नाजुक समय था, यहाँ 26 सालों से पेपर लीक हो रहे हैं। कल डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि अगर मैंने पानी नहीं पिया तो मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक कहते हैं कृपया थोड़ा पानी पी लीजिए, यह आत्महत्या जैसा है, आपको कुछ समय चाहिए, लेकिन इसमें 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार बात समझेगी और सही फैसला लेगी। अब ये गंभीर मुद्दा है, 26 साल से हो रहे हैं, कई बार पहले भी वहाँ पर आंदोलन हुए हैं और ये खबरें आई हैं, लेकिन पेपर लीक और यहाँ पेपर बिक जाना, ये समस्याएं लगातार होती जा रही हैं। कानून बनाया गया, कानून बनने के बाद भी हो रही हैं, रुकने का नाम अभी भी नहीं ले रही है। अब उसमें संशोधन करके सरकार को लग रहा है कि जैसे पूरी तरह से रोक दिया गया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि उससे भी नहीं रुकेगा। जब सिस्टम जो है
लीक करने वाला पहले उस सिस्टम पर के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल समीर जी, उस सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस बीच समीर जी, राहुल गांधी ने एक लाइन का ट्वीट किया है और वो ट्वीट भी हम लोग देख सकते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं। आज जो प्रदर्शन हुआ उसकी कुछ तस्वीरें साझा करते हुए राहुल गांधी खुद एक पोस्टर उठाए हुए हैं। उसको लेकर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी वो देखते हैं उनका ट्वीट। एक पोस्टर उन्होंने ट्वीट में दिखाया है और लिख रहे हैं कि देश के गृह मंत्री मुंह छिपा रहे हैं क्योंकि वो छात्रों के गुनहगार हैं। ये है पोस्टर। देश के गृह मंत्री मुंह छिपा रहे हैं क्योंकि वो छात्रों के गुनहगार हैं। हु गेव द ऑर्डर? आदेश किसने दिया लाठीचार्ज का, छात्रों पर हमले का? जो तस्वीरें, जो वीडियो अभी हम लोग प्रदर्शन देख रहे थे, मार्च हो रहा था संसद परिसर में, वहां पर विपक्षी सांसदों का, उसको लेकर राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है कि आखिर कब तक वो मुंह छिपा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो छात्रों के गुनहगार हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप नहीं आ रहे हैं संसद में, बयान नहीं दे रहे हैं, संसद में आप आ ही नहीं पा रहे हैं, तो मुंह ही छिपा रहे हैं। और इसलिए छिपा रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप छात्रों के गुनहगार हैं। देखते हैं कि गतिरोध समाप्त करने के लिए क्या गृह मंत्री अमित शाह बयान देने के लिए संसद में आएंगे, या फिर इसी तरीके से संसद का पूरा मानसून सत्र वो काट लेंगे और नहीं आएंगे, या फिर स्पीकर ओम बिरला या जो सभापति हैं उनको बुलाने के लिए कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा गतिरोध इसी पर टिका हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह को बुलाने को लेकर। देखते हैं आगे क्या होता है। रहेगी इन पर नज़र। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।